ग्राफ से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बताता है वो हमारा क्या बताता है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन बताता है। क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बताता है वो हमारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक है। तो dv/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो देखिए इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, तो एक्सेलरेशन का भी जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। यानी v/t जो ग्राफ बता रहा है वो एक्सेलरेशन को बता रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई एक बॉडी है, इसको थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, कोई एक h हाइट पर, ठीक है। तो ये जो h हाइट हो गया और ये कहाँ तक जाएगी, तो h हाइट तक जाएगी। तो इसमें अगर देखें तो ग्राफ के अगेंस्ट ये वर्क डन है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो है ग्राफ के अगेंस्ट ही वर्क डन है। तो पहला जो हम लोग ग्राफ देखते हैं, पहला हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो पहला जो ग्राफ बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि ये जो है पहले एक्सेलरेशन बढ़ा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन है ये पहले बढ़ा और फिर उसके बाद जो ये कम हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है फिर आपका ये घट रहा है, तो ये बिल्कुल भी आपका ग्राफ नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ग्राफ की बात करें तो सेकंड ग्राफ तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये जो आपका v/t जो है रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों ग्राफ थर्ड की, ठीक है। तो ग्राफ थर्ड जो है क्या बोल रहा है, तो इस ग्राफ में देखें तो जो बॉडी है, तो बॉडी पर जो ग्रेविटी है वो कंटिन्यूअसली जो है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटी होता है वो हमारा नीचे ही लगता है mg, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि बॉडी पर जो आपका ग्रेविटी लग रहा है वो आपका कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। चाहे वो h हाइट पे हो या मिडिल में हो, कहीं भी हो, तो वो जो है नीचे कंटिन्यूअसली लग रहा है। तो पूरा देखें अगर दोस्तों, तो जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ ही जो है एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नीचे की ओर ही होगा। तो यानी ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये बिल्कुल आपका सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होता दोस्तों वो ऑप्शन 3 हो जाता। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 मारा होगा उनका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो थर्मल एक्सपेंशन से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जिसमें जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एन एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन ए क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जो अप्लाइड हो रहा है क्यूब पर, ठीक है। क्यूब पर जो है एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है P वो अप्लाई किया जा रहा है और वो जो है 0 सेंटीग्रेड है। यानी इनिशियली जो उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको क्या किया जा रहा है कि इक्वली कंप्रेस किया जा रहा है, सो दैट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड। तो इक्वली जो है इसे कंप्रेस किया जा रहा है सभी साइड से। तो देखिए एक क्यूब है जिसके कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, ठीक है। और इसको जो है सभी साइड से यानी 6 साइड से जो है उसे कंप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि क्यूब में जो कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। और बॉडी जो हमारा 3D बॉडी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया कि K इज द बल्क मॉडुलस, यानी बल्क मॉडुलस भी जो आपका दिया गया K ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपका क्वेश्चन बोला गया कि सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू द ओरिजिनल साइड बाय हीटिंग। यानी पहले आपका क्या बोला गया था कि उसको जो है पहले उसको छोटा किया गया, अब उसको जो है बड़ा साइज करना है हीट करके। देखिए पहले जो आपको प्रेशर करके जो है साइड को जो है छोटा किया गया, ठीक है। अब उसको जो है हीट करके जो है बड़ा साइज करना है। तो कोई फोर्स नहीं लगाना है, बस उसको जो है हीट करके बड़ा साइज करना है। तो इस प्रोसेस में जो है टेम्परेचर क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, मतलब कि इस प्रोसेस में जो है टेम्परेचर क्या लगने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना था। तो देखिए इनिशियली में जो क्यूब है हमारा कैसे है, तो इनिशियली में देखिए हमारा क्यूब जो ऐसे है, ठीक है। क्यूब किस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा हमारा क्यूब, ठीक है। ये जो हमारा क्यूब बन के आ गया दोस्तों। अब इसको क्या किया गया कि हर साइड से जो है प्रेशर लगाया गया, ठीक है। हर साइड से जो है प्रेशर लगाया गया है, जो कि P प्रेशर लगाया गया है और इसे कंप्रेस किया गया है। तो इसका जो कोफिशिएंट अगर देखें तो क्या होगा,
वॉल्यूम इन कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर देखें कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जगह जो है हमारा यहाँ पर क्या आएगा, तो गामा आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जगह हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम इन कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए जो है हमारा यहाँ पर गामा आएगा। तो गामा इक्वल टू हमको लोग को पता है दोस्तों कि गामा इक्वल टू क्या होता है, 3 अल्फा होता है, जो कि इक्वल होता है लीनियर कोफिशिएंट के। तो हम लोग अब जानते हैं दोस्तों कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला था K इक्वल टू पी बाई माइनस डेल बी बाई भी। देखिए माइनस नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका माइनस इसलिए दिया गया है, माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो साइज है वो रिड्यूस की जा रही है। ठीक है, ना कि आपका एक्सपेंड किया जा रहा है। तो जब भी आपका रिड्यूस के केस में जो है माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो यहाँ से इजीली जो हम लोग दोस्तों फाइंड कर लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, डेल वी बाई बी इक्वल टू पी बाई के। उसके बाद हम लोग को क्या करना था दोस्तों, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। ये जो है हम लोग का ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। ये जो है रिलेशन होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया होगा थर्मल एक्सपेंशन के समय। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल वी बाई बी इक्वल टू गामा डेल टी। ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद जो P बाई के इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो V डेल टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना था दोस्तों, यहाँ से हम लोग डेल टी निकाल लेंगे। डेल टी हमारा क्या आएगा, डेल टी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, डेल टी इक्वल टू पी बाई गामा के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जो हम लोग 3 अल्फा जिसको माने थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो देखिए डेल टी इक्वल टू क्या आएगा, P 3 अल्फा के। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि 3 अल्फा के जो है ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में जो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर P बाई 3 अल्फा के। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था दोस्तों वो आपका मॉडर्न फिजिक्स से आया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर EB। तो ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ था En इक्वल टू माइनस 13/6 बाई आपका एन स्क्वायर EB, जो आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ था। और यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जो है कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, एनर्जी चाहिए कि आपका जो है ट्रांसफर हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। तो देखिए सिंपली जो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था, En इक्वल टू क्या दिया हुआ था, En इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर EB। तो सिंपली जो आप यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, EB आपका दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग को पता है दोस्तों कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट जो हमारा होगा, यानी डेल E जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, 13.6 1 माइनस 1/9 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है चेंज होगा। ठीक है, एनर्जी जो हमारा चेंज होगा वो इस प्रकार से होगा। तो इसको जो आपको बस सॉल्व कर लेना था। जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, 8/9 इंटू 13.6। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर आएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 12.09 जो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन सी में जो आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। जिन्होंने भी ऑप्शन सी मारा होगा उनका सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखिए ये जो आपका आया था वो एल्डिहाइड और कीटोन से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री में, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया था मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखिए ये जो सभी कंपाउंड है आपके ऑप्शन में, ये सारे जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। और इसमें जो आपका लोअर जो रेजिस्टिविटी होता है कीटोन ओवर एल्डिहाइड्स में, वो आपका +1 होता है। ठीक है, और ये आपको बता दें दोस्तों कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन में जो है लेस रिएक्टिव होता है एलिफेटिक एनोलेजस। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ये जो है लेस रिएक्टिव क्यों होता है, तो प्लस आर इफेक्ट आप पढ़े होंगे, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो इसके कारण जो है ये लेस इफेक्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा दोस्तों, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव आपका बनेगा यहाँ पर, वो आपका CH3CHO बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और यही अगर इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर लेस रिएक्टिव रहे दोस्तों तो फिर आपका ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो आपका मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप अपने जो क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन पिक करके जो है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।